Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 6th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट इज अशोका, द एम्परर हु गेव अप वॉर. इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज रूलिंग द एम्पायर. अब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा है कि मौर्य एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था. अब उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट में से वो वीडियो चेक करना रहेगा जो प्रीवियस है. यू विल कम टू नो अबाउट दैट. अब इतना बड़ा एम्पायर अगर है तो उसको रूल कैसे करें, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई. सिंस इट हैड डिफरेंट पार्ट्स, सो हर पार्ट में एक डिफरेंट रूलर खड़ा कर दिया. It happened so that various rulers actually went ahead and ruled various parts of this big empire. जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल था, आज की डेट में बिहार में पटना जो सिटी है, लकीली दैट वाज पाटलिपुत्र. अब ये शहर जो था कैपिटल था इस एम्पायर का. फ्रेंड्स, अब कैपिटल होने के नाते इस एम्पायर, इस सिटी में एम्परर की मौजूदगी हमेशा रहती थी. द एम्परर वॉज ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, नाउ इट केम इन टू द डायरेक्ट रूल ऑफ द एम्परर. टैक्सेस एंड ऑल जो भी कलेक्ट करना रहते थे उसके लिए एम्परर की एक क्लोज निगाह लगी रहती थी. ऑफिशियल्स वर एक्चुअली अपॉइंटेड. ऑफिशियल्स मतलब गवर्नमेंट वर्कर्स आप कह सकते हैं, बिल कलेक्शन वाले. So it was something that was regarded highly prestigious कि आप किंगडम के लिए बिल कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं. इन ऑफिशियल्स के पास पावर होती थी फ्रेंड्स, जो लोग किंग के रूल को डिसोबे कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देने की. अब इन ऑफिशियल्स को भी रॉयल अकाउंट्स के थ्रू सैलरीज मिलती थी. ऐसा नहीं है कि इन ऑफिशियल्स को एक फ्री हैंड दे दिया जाता था कि ये जिससे जितना मर्जी पैसा लें, जिसको नहीं लेना जिससे उसको फ्री छोड़ दें. किंग के स्पाइज, गुप्तचर जिन्हें कहते हैं, इधर उधर घूमते रहते थे एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द एम्परर. तो एक एम्परर का सुपरविजन इस एरिया में हमें एग्जैक्टली प्रिसाइज्ड मैनर में मिलता है. लेकिन एम्पायर तो बहुत बड़ा था. इनफैक्ट आज की प्रेजेंट डे पाकिस्तान में तक्षशिला नाम का एक प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करता था मौर्यन एम्पायर का, और नीचे हम बात करते कन्याकुमारी तक जाता था. तो सिटीज लाइक तक्षशिला, उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज रहती थी. तक्षशिला इसलिए इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स क्योंकि तक्षशिला से मौर्यन एम्पायर पूरे नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करता था. जो रूलर्स नॉर्थ वेस्ट रीजन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करने आते थे उनको रोकने के लिए तक्षशिला वॉज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस टू बी मेड एज अ प्रोविंशियल कैपिटल, क्योंकि यहाँ से पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था अफगानिस्तान के आगे का एरिया वो पूरा कंट्रोल हो जाता था. अब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे गवर्नेंस करने के लिए किन को भेजा जाता था, तो हमें ये पता चला है कि जो रॉयल हाउस से जो प्रिंस होते थे, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, उन लोगों को एज अ गवर्नर इन प्रोविंशियल कैपिटल्स में भेजा जाता था एंड वहाँ पे इनका गवर्नेंस होता था. लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि दूसरे एरिया का क्या. जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, इन दोनों शहरों के बीच तो बहुत डिफरेंस था, और उज्जैन और पाटलिपुत्र में अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस था. उज्जैन वॉज अ कैपिटल बेसिकली, क्योंकि उज्जैन प्रोविंशियल कैपिटल इसलिए बना था क्योंकि ट्रेड रूट के बीच में एक इंपॉर्टेंट सिटी होती थी. इसका नाम इनिशियली अगर हम देखें तो उज्जैनी भी था, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है. अब उज्जैन वॉज अ ट्रेड रूट कैपिटल, तो यहाँ पे भी बहुत पैसे और कॉमर्स की झोल झाल होने के चांसेस थे. सो यहाँ पे भी एक प्रोविंशियल हेड बैठाया जाता था.
चलो, ये बात हो गई पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, इनके बीच के एरियाज की बात करें। सो लेट अस नो अबाउट दैट। एक नेटवर्क ऐसा बनाया गया था मौर्यन एम्पायर द्वारा जिसमें वन थिंग वाज इंपॉर्टेंट, एंड दैट थिंग वाज कि जो भी ट्रांसपोर्ट के एरियाज हैं, जैसे रिवरीन्स हैं, उसके बाद में लैंड एरियाज हैं, रोड्स हैं, यहाँ पे इनकी पोस्ट्स बनी रहती थी। पहली चीज़, पीपल शुड बी सेफ वाइल ट्रैवलिंग। उनके साथ कोई लूटपाट नहीं मचना चाहिए, कोई मिसहैप नहीं होना चाहिए। अदर थिंग, ट्रैवलर्स एंड मर्चेंट्स वर अ गुड सोर्स ऑफ टैक्सेस एंड इनकम एज वेल। सो इन लोगों के थ्रू ये लोग टैक्सेस कमाते थे। दूसरा रीज़न ये था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि बहुत सारे मिडिल एरियाज जो थे, जैसे हम वारंगल वगैरह की बात करें, these areas had huge deposits of diamonds, minerals, precious metals such as gold and all thing. तो इन जगहों को अपने कंट्रोल में लेके रखना बड़ा ज़रूरी था। और प्रॉबेबली यहाँ पे जो माइनर्स वगैरह होते थे उनसे एज ए ट्रिब्यूट टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इनफैक्ट जो फॉरेस्ट होते थे, वहाँ से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उनसे भी ट्रिब्यूट्स एज एलिफेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल कलेक्ट किए जाते थे, सो दैट द स्मूथ गोइंग ऑफ लाइक ट्रेड, कॉमर्स, द रेशंस ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। जो सैनिक होते थे, जो आर्म्ड पोजीशंस होती थी, चौकियाँ होती थी, वहाँ पे सैनिकों को खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब इतने दूर से थोड़ी भेजेंगे ये लोग, सो वहाँ के लोकल एरियाज से लोगों से टैक्स कलेक्ट करवा के उधर इकट्ठा करवाते थे, एंड thus the rations were going on. So the system was made so smart that the whole area was governed tightly and precisely. हाँ, एक बात इसमें ज़रूर होती है दोस्तों, दैट इज़ अलग अलग एरियाज में अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग चीज़ें ज़रूर होती थी, लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ हमें स्पेकुलेट कर लेनी चाहिए कि हर एरिया में अपने अपने लोकल जोग्राफी, लोकल जिसे हम कह सकते हैं इकोलॉजी के हिसाब से लोग अपनी लैंग्वेजेस, अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजियस बिलीव्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स एंड अपनी लाइक ट्रेड प्रैक्टिसेस और वर्क हैबिट्स को निभाते थे। Thus, we had a vast empire that actually displayed a perfect picture of unity in diversity. Here the topic ends. I hope it's clear to you now. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। केविन सर रिप्लाई करते हैं। It takes some time but I do reply my friends. Thank you very much. Take care. Bye bye.